नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। आज से हम लोग टीजीटी पीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए एक प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बेस्ट 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और इसमें 25 क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर के होंगे और 25 क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर के होंगे। बहुत ही डिटेल में डिस्कशन होगी, बहुत सारे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन आपको सीखने को मिलेगा। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखो, पहले क्वेश्चन में आपको करेक्ट प्रपोजिशन फिल करना है। तो पहला क्वेश्चन है ऑयल इज गुड फॉर बर्न्स। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जलने के सेंस में फॉर का यूज होता है और अच्छे के सेंस में गुड एट का यूज होता है, ध्यान रखना। गुड एट, ही इज गुड एट इंग्लिश, इसका मतलब वो इंग्लिश में अच्छा है, यानी उसकी इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत अच्छी है। ही इज गुड एट मैथ्स, यानी वो मैथ सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है। तो ध्यान रखना, गुड एट जो है अच्छे के सेंस में यूज होता है और गुड फॉर बर्न्स होता है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नथिंग कंड्यूसेस। कंड्यूसेस हमेशा अपने साथ फिक्स प्रोपोजिशन क्या लेता है? टू लेता है, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा टू होगा। नथिंग कंड्यूसेस टू हैप्पीनेस सो मच एज कंटेनमेंट। तो याद रखना, कंड्यूसेस के साथ टू आता है। नेक्स्ट है द गोडाउन इज इन्फेस्टेड विद रैट्स। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा इन्फेस्टेड के साथ विद आता है, ये आपको ध्यान रखना है। द गोडाउन इज इन्फेस्टेड विद रैट्स। ठीक है, गोडाउन जो है रैट से भरा है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइल्ड बोर अबाउंड्स इन। ठीक है, अबाउंड्स हमेशा अपने साथ फिक्स प्रोपोजिशन क्या लेता है? इन लेता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द वाइल्ड बोर अबाउंड्स इन सम पार्ट्स ऑफ यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कोहल इज इंजूरियस। इंजूरियस हमेशा ध्यान रखना अपने साथ फिक्स प्रोपोजिशन क्या लेता है? टू लेता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंजूरियस टू हेल्थ। एक वर्ड और आपको याद रखना है, हार्मफुल। ठीक है, हार्मफुल। हार्मफुल हमेशा अपने साथ क्या लेता है? फॉर लेता है। और इंजूरियस हमेशा अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है। इसको आपको याद कैसे रखना है? देखो, आई को आप इजिली टी बना सकते हो, टी से आपको एसोसिएट करना है टू को। तो ध्यान रखना, इंजूरियस जब भी आएगा तो इंजूरियस के साथ आपको क्या लगाना है? टू। और हार्मफुल में देखो एफ है, तो एफ से आपको क्या एसोसिएट करना है? फॉर को। तो जहां पे भी हार्मफुल आएगा तो हार्मफुल के साथ कौन सा प्रपोजिशन आएगा? फॉर आएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे प्रपोजिशन थे और फिक्स्ड प्रपोजिशन थे। आपके एग्जाम में फिक्स्ड प्रपोजिशन से क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच से। ओ माई लव इज लाइक रेड रेड रोज दैट इज न्यूली स्प्रंग इन जून। यहाँ पे जो करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच होगा ये होगा सिमिली। देखो, सिमिली जो होता है इसमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में कॉम्पेरिजन होता है और दोनों में कोई एक क्वालिटी क्या होनी चाहिए? कॉमन होनी चाहिए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि सिमिली में जो है कॉम्पेरिजन वर्ड सो, एज और लाइक का यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना। जैसा कि इस सेंटेंस में हुआ भी है, यहाँ पे लाइक का यूज हुआ है। यहाँ पे देखो, लव को जो है रेड रोज से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ये होगा सिमिली। एक ये आपको याद रखना है कि जो सिमिली में है सो, एज और लाइक, ये एक तरह से आपको क्लू का काम करेगा। हाँ, सिमिली जो है फिगर ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है डेथ लेज इज आइसी हैंड ऑन द किंग्स। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा। तो ये ध्यान रखना, ये करेक्ट यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच होगा ये होगा ऑप्शन सी, यहाँ पे करेक्ट होगा पर्सनिफिकेशन। देखो, पर्सनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या एब्स्ट्रैक्ट नोशंस को इस तरह से बोला जाता है जैसे कि उसमें लाइफ हो। जैसे यहाँ पे डेथ को बोला जा रहा है, डेथ जो है एज द एब्स्ट्रैक्ट नोशंस है और इसको यहाँ पे ऐसे यूज किया गया है जैसे कि इसमें लाइफ हो। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ये होगा पर्सनिफिकेशन। डेथ ने जो है अपना आइसी हैंड राजाओं के ऊपर रख दिया, यानी राजाओं की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? पर्सनिफिकेशन। जैसे लॉफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड, ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी जो है पर्सनिफिकेशन का एग्जाम्पल है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो देखो, ये है मेटाफर। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। देखो, मेटाफर जो है
ये भी क्या होता है, सिमिली की तरह इसमें भी कॉम्प्रिजन होता है, बट इसमें कॉम्प्रिजन वर्ड सो लाइक एज का यूज नहीं होता है। इसमें दो ऑब्जेक्ट को सेम मान लिया जाता है। जैसे रिवेंज को जो है काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस मान लिया गया है, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ये होगा मेटाफर। ये आपको ध्यान रखना है। मेटाफर को जो है पहचानने के लिए कुछ क्लू है, वो आपको ध्यान में रखना है। देखो, मोस्ट ऑफ द मेटाफर के एग्जांपल्स में आपको इज मिलेगा या फिर वॉज मिलेगा। फॉर एग्जांपल, लव इज ब्लाइंड, लाइफ इज ड्रीम, इज द टिप ऑफ डेजर्ट। समझ में आ रहा है? ये सारे के सारे जो है मेटाफर की एग्जांपल हैं और सभी में देखो इज आ रहा है। ठीक है, लव इज ब्लाइंड, लाइफ इज ड्रीम, कैमल इज द सिप ऑफ डेजर्ट, ये सारे के सारे जो है मेटाफर के एग्जांपल हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो है मोस्ट ऑफ द, मैं सभी में नहीं कह रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द जो है मेटाफर के एग्जांपल में आपको इज या वॉज मिलेगा। तो ये आपको एक तरह से क्लू का काम करता है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ही हैज फॉलन asleep। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो ये हो जाएगा यूफेमिज्म। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो, यूफेमिज्म एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें डिसएग्रीएबल थिंग्स को एग्रीएबल नेम दे दिया जाता है। जैसे किसी की मृत्यु हो गई है तो उसके लिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, ही हैज फॉलन asleep। तो ये क्या है, ये है यूफेमिज्म। ऐसे ही somebody is telling a lie, कोई झूठ बोल रहा है तो उसके लिए बोला जाएगा he is telling a fairy tale। तो यहाँ पे टेलिंग अ फेयरी टेल, ये क्या है, ये भी एक यूफेमिज्म है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। यूफेमिज्म, यूफेमिज्म जो होता है इन इसका मतलब होता है एन आर्टिफिशियल हाईली एलॉबरेट वे ऑफ राइटिंग इन स्पीकिंग। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे आडंबर युक्त, आडंबर युक्त बोलने और लिखने की शैली को हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, हम क्या बोलते हैं, यूफिज्म बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। यूथेनेसिया का मतलब होता है मर्सी किलिंग। क्या होता है, मर्सी किलिंग। हिंदी में इसको कहेंगे स्वेच्छा मृत्यु। और यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, प्रसन्नता की अतिरेक को हम क्या बोलते हैं, यूफोरिया। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके अलावा कुछ वर्ड और भी आपको याद रखने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं, जैसे कि यूफोनी, यूफोनी। ठीक है, यूफोनी का मतलब क्या होता है, यूफोनी का मतलब होता है प्लीजेंट साउंड, प्लीजेंट साउंड। ये आपको याद रखना है। एक वर्ड और है, इम्पोरियम। इम्पोरियम का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहेंगे मंडी। ठीक है, लार्ज रिटेल स्टोर सेलिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स। ठीक है, ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पोरियम को मंडी। ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो जजमेंट दाउ आर फ्लेड टू ब्रूटिस बिस्ट। ये आपको बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो ध्यान रखना है, ये होगा एपोस्ट्रोफी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो, एपोस्ट्रोफी जो है एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है टू द डेड को, टू द एब्सेंट को, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट को। ध्यान रखना, ये होता है एपोस्ट्रोफी। तो यहाँ पे देखो, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट वो जजमेंट को यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ये होगा एपोस्ट्रोफी। इसके अलावा जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है मिल्टन 18 टू मिल्टन, या फिर जो है लंदन 1802। इसकी जो पहली लाइन है, ओ मिल्टन, ठीक है, thou shouldst be living at this hour। ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी जो है एपिस्ट्रोफी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो है ओ लिबर्टी, व्हाट क्राइम्स हैव बीन डन इन दाई नेम, ये भी जो है किसका एग्जाम्पल है, ये भी जो है एपिस्ट्रोफी का एग्जाम्पल है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोनिक्स एंड टर्टल, ये पोएम किसने लिखा है, तो ध्यान रखना, ये पोएम जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। और ये पोएम लिखी कब गई है, 1601 में। और ये जो है ध्यान रखना है, एक एलिगोरिकल पोएम है। ये एक एलिगोरिकल पोएम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है विलियम शेक्सपियर के कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं जिससे आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी हमें अच्छे से देखना है। जैसे पहला इनका पोएम है वेनस एंड एडोनिस, वेनस एंड एडोनिस। ये कब आती है, ये आती है 1593 में आती है। और इसके अलावा जो है ये 6 लाइन के स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको आपको याद कैसे करना है, देखो, आपको इसको याद करने का तरीका ये है कि एडोनिस में लास्ट में एस आ रहा है, तो एस से आपको 6 जो है इसको चेंज कर देना है, तो इजिली आप समझ जाएंगे वेनस एंड एडोनिस, यानी ये 6 लाइन के स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई है।
और इसका सोर्स विलियम शेक्सपियर ने कहाँ से लिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, इसका सोर्स जो है इन्होंने ओविड के मेटामॉर्फोसिस से लिया है। और इस पोएम को इन्होंने किसको एड्रेस किया है, तो ध्यान रखना इस पोएम को एड्रेस किया गया है हेनरी वर्ड्सले को। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और जो कि थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। वेनस एंड एडोनिस 6 लाइन स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई है, 1593 में ये पोएम लिखी गई है। और ये जो है ओविड के मेटामॉर्फोसिस से इसका सोर्स लिया गया है, और इसके अलावा जो है इसको किसको डेडिकेट किया गया है, हेनरी बर्थस्ले को। और इस पोएम को फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन भी कहा जाता है, अभी पीछे किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा है इनका जो है रेप ऑफ द लुक्रे, रेप ऑफ लुक्रे, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है 1594 में लिखी जाती है, ये 7 लाइन के स्टेंजा फॉर्म में लिखी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस पोएम को भी हेनरी वर्ड्सले को डेडिकेट किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। रेप ऑफ द लुक्रे जो है 7 लाइन के स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आप इसको कैसे एसोसिएट करेंगे, तो ध्यान रखना आर जो है, आर से आपको एसोसिएट करना है राइम रॉयल को, और राइम रॉयल जो है 7 लाइन की स्टेंजा फॉर्म होती है। तो इस तरह से आप एसोसिएट कर सकते हैं कि रेप ऑफ द लुक्रे ये जो है 7 लाइन की स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई है। इसके अलावा जो है आपको याद रखना है अ लवर्स कंप्लेंट, अ लवर्स कंप्लेंट, ठीक है। ये कब आती है, ध्यान रखना, ये आती है 1609 में आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये भी जो है 7 लाइन के स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई पोएम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक इनकी और पोएम है, वो है पैशनेट पिलग्रिम, पैशनेट पिलग्रिम। और ये पोएम जो है कब लिखी जाती है, 1599 में। तो ये सारे जो है विलियम शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं। फोनिक्स एंड टर्टल के बारे में हम लोगों ने अभी देख लिया, ये 1601 में लिखी जाती है, और एक ये एलिगोरिकल पोएम है। तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे फैक्ट्स आपको तैयार रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिग्राम जो है, एपिग्राम इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड एज, यानी एपिग्राम का आपको डेफिनेशन बताना है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अ ब्रीफ सेइंग, ये ब्रीफ सेइंग होती है दैट एंड्स इन अ विटी टर्न ऑफ थॉट्स, जो विवेकपूर्ण विचार के साथ अंत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्राम कहते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मीटर कैन बी डिफाइंड, तो मीटर जो है कैन बी डिफाइंड द पैटर्न स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सेलेबल्स, ठीक है। तो ये स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सेलेबल का पैटर्न होता है, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। एक वर्ड और आपको ध्यान रखना है, आयम्बस, ठीक है। आयम्बस जो है ध्यान रखना, ये अनस्ट्रेस और स्ट्रेस सेलेबल्स का पैटर्न होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मीटर का जस्ट अपोजिट होता है, मीटर जो है स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सेलेबल का पैटर्न होता है, वहीं आयम्बस जो है अनस्ट्रेस और स्ट्रेस सेलेबल का पैटर्न होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आयम्बस से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पे जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको फिल करना है। तो देखो क्वेश्चन है आई डैश यू 5 मंथ्स अगो, तो देखो आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में अगो, इसके अलावा जो है यस्टरडे, ठीक है, इसके अलावा जो है लास्ट संडे, लास्ट इवनिंग, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट ईयर, इस तरह से जो है कोई एडवर्ब आता है किसी सेंटेंस के लास्ट में, तो उस सेंटेंस को जो है हमेशा आपको किस टेंस में रखना है, सिंपल पास्ट टेंस में रखना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आई मेट यू 5 मंथ्स अगो। देखो इस कंस्ट्रक्शन से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो है एक तरह से आपको क्लू का काम करता है। अगर आपको किसी सेंटेंस के लास्ट में अगो, यस्टरडे, लास्ट संडे, लास्ट ईयर, इस तरह के जो है अगर आपको एडवर्ब्स मिलते हैं, तो आप समझ जाना कि वो जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का टेंस किस में होगा, सिंपल पास्ट टेंस में होगा। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन एंड रिनेसेंस, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। तो देखो पैराडाइज लास्ट से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये पैराडाइज लास्ट इन्होंने मिल्टन इसको लिखना कब स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान रखना इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 1658 में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, इसको 1665 में कंप्लीट किए थे। 2 इयर्स रिवीजन करेक्शन के बाद इसको जो है 1665 में इसको पब्लिश कराया गया था 10 बुक्स में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसमें जो है बुक नंबर, ध्यान रखना बुक्स नंबर 7 और बुक नंबर 10 को स्प्लिट करके, तोड़ करके इसमें 2 और बुक ऐड किया जाता है, और फाइनली जो है 1674 में जो है ये 12 बुक्स में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो है
पैराडाइज लास्ट ब्लैंक वर्स में लिखी गई पोएम है और इसकी स्टाइल ग्रैंड है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इन सबको आपको याद रखना है। रिफॉर्मेशन क्या होता है? रिफॉर्मेशन एक रिलीजियस मूवमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 15th सेंचुरी का एक रिलीजियस मूवमेंट है। इसको लीड किसने किया था? तो याद रखना, मार्टिन लूथर ने। मार्टिन मार्टिन लूथर ने जो है इसको, ध्यान रखना, इसको लीड किया था। और ये जो है, ध्यान रखना, जर्मन थियोलॉजिस्ट, प्रोफेसर और एक ऑथर थे। और इन्होंने 95 थीसिस तैयार किया था। और इसमें इन्होंने जो है रोमन कैथोलिक चर्च में जो बहुत सारे इल प्रैक्टिसेस होते थे, बहुत सारे जो रिचुअल्स थे, सुपरस्टिशंस थे, उन सब पे इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, उन सब का इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। बाद में इन्हें और इनके फॉलोअर्स को, चूंकि इन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च में जो इल प्रैक्टिसेस थे उन सब का प्रोटेस्ट किया था, तो इनको क्या बोला गया? प्रोटेस्टेंट बोला गया। तो याद रखना, रिफॉर्मेशन एक रिलीजियस मूवमेंट है। रेनेसेंस जो है, रेनेसेंस एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रीबर्थ, रिवाइवल और रीअवेकनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना, रेनेसेंस की बिगनिंग कब होती है? तो 1453 से स्टार्ट होती है, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से। ठीक है, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब होता है? तो 1453 में होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद जो है सबसे पहले रेनेसेंस इटली में आती है, फिर जो है लास्ट में कहाँ पहुंचती है? ये पहुंचती है इंग्लैंड में। देखो, कुछ क्रिटिक बोलते हैं कि इंग्लैंड में रेनेसेंस कब पहुंचती है, तो ये पहुंचती है 1585 में। और ये जो पीरियड था उस समय एलिजाबेथन पीरियड था, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रिलूड जो है, प्रिलूड जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। और इस पोएम का जो है सब टाइटल है ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। और ये पोएम कब लिखी जाती है? ध्यान रखना, 1805 में लिखी जाती है। और इसको पब्लिश कब कराया गया था? 1850 में पब्लिश कराया गया था। प्रिलूड जो है ब्लैंक वर्स में लिखी गई पोएम है। और इसको इन्होंने किसको डेडिकेट किया है? तो ये भी आपको ध्यान रखना, इसको इन्होंने डेडिकेट किया है एस टी कॉलरिज को। और प्रिलूड जो है 14 बुक्स में आती है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रिलूड जो है, ध्यान रखना, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इसको इन्होंने अपने एक फिलोसॉफिकल पोएम रेक्लूस का जो है इंट्रोडक्टरी पोएम बनाना चाहते थे, ये भी आपको याद रखना है। सैमसन एग्निस्ट, ये जो है ध्यान रखना, सैमसन एग्निस्ट पैराडाइज रिगेंड के साथ 1671 में पब्लिश होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक वर्स प्ले है। ठीक है, एक वर्स प्ले है, ये आपको याद रखना है। ग्रीक मॉडल पे लिखी गई ये ट्रेजेडी है। यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एक्शन को इसमें फॉलो किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सैमसन के जो है लास्ट डे की इसमें पूरी कहानी है। ठीक है, और इसके अलावा जो इसमें जो मेजर कैरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं डेलिला, ठीक है, हार्फा, और इसके अलावा जो है मैनोआ। ये जो है इसमें मेजर कैरेक्टर्स होते हैं, इन सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोमस जो है एक मास्क है, ये ध्यान रखना। और इसको जॉन मिल्टन ने कब लिखा था? तो ध्यान रखना 1634 में ये लिखी गई पोएम है। मास्क एक कोर्टली पोएम होता है। ठीक है, कोर्टली पोएम होता है जिसमें ये जो है फुल ऑफ म्यूजिक, डांसिंग और जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको जो है कोमस को पहली बार लूडलो कासल में पहली बार स्टेज किया गया था, अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सम्मान में, ये भी आपको याद रखना है। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको तैयार रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड इज टू मच विद अस, ये क्या है? ये देखो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक सोनेट है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है पोएम कब लिखी जाती है? 1802 में लिखी जाती है। और इसको जो है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम 1807 में इसको पब्लिश कराया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये पेट्रार्कन मॉडल में लिखी गई एक सोनेट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी सी डी सी और डी सी डी। ये जो है इस पोएम की राइमिंग स्कीम है, ये भी आपको याद रखना है। इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ जो है अपने कॉन्टेम्परेरी जो है लोगों के मटेरियलिस्टिक आउटलुक को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है और सबको इन्वोक किया है, सबका आह्वान किया है कि सब जो है नेचर के कंपनी में आए, वहीं उनको रियल पीस और हैप्पीनेस मिलेगी। तो ध्यान रखना, द वर्ड इज टू मच विद अस, ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक सोनेट है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू डैश देयर यू वुड हैव गॉट सक्सेस। ये देखो पास्ट टेंस में जो है ये कंडीशनल सेंटेंस है। और ये पास्ट टेंस में जो है कंडीशनल सेंटेंस से आपको एक क्वेश्चन श्योर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें देखो आपको करना क्या होता है, अगर किसी पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ध्यान रखना पहले वाले पार्ट में यानी ईफ वाले पार्ट में यानी ईफ वाले क्लास में
कौन सा टेंस होगा, वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इफ यू हैड स्टडीड देयर यू वुड हैव गॉट सक्सेस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। कई बार जो है आपको पहला वाला पार्ट दे देता है इफ यू हैड स्टडीड देयर, और इस वाले पार्ट को यानी वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको भरने के को बोलता है। तो ध्यान रखना, अगर पहला पार्ट देता है तो दूसरे वाले पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, और यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट दिया है तो पहले वाले पार्ट में आपको क्या भरना होगा, हैड प्लस स्टडी यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। और यहीं पे ध्यान रखना, अगर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा तो वुड हैव के बाद क्या लगाना पड़ेगा, बीन लगाना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक यहाँ पे ध्यान रखना, पास्ट टेंस का जो है कंडीशनल सेंटेंस का एक तो कंस्ट्रक्शन ये हो गया, और दूसरा एक और कंस्ट्रक्शन है वो भी आपको याद रखना है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल से उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे इफ आई वेंट टू दिल्ली, आई वुड विजिट टू द रेड फोर्ट। ठीक है, तो देखो पास्ट टेंस का जो दूसरा कंडीशनल सेंटेंस होता है, अगर इफ वाला पार्ट सिंपल पास्ट टेंस में रहता है, ध्यान रखना यहाँ पे जो था ये इफ वाला पार्ट यानी जो कंजंक्शन वाला पार्ट था ये पास्ट परफेक्ट टेंस में था तो वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ था। और यदि जो है कंजंक्शन वाला पार्ट यानी इफ वाला पार्ट सिंपल पास्ट टेंस में रहता है तो दूसरे वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड रहेगा। ठीक है, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोनों कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, कोई एक कंस्ट्रक्शन से आपको श्योर एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बाद में और ऐड करना चाहूंगा। देखो अ, यहाँ पे देखो ये जो सेंटेंस दिया है मैं इसको लिख के अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। इफ यू हैड स्टडीड देयर, मान लो बाकी का पार्ट सेम रहेगा, तो देखो इसको जो है कई बार ये कंस्ट्रक्शन ना दे करके आपको क्या बोलता है, हैड यू स्टडीड देयर। ठीक है, बाकी का पार्ट सेम रहेगा, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब सेम है। अगर इफ को हटाता है तो हैड को पहले लगा करके भी जो है इसको कंडीशनल सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो दोनों तरीके से सेंटेंस स्टार्ट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी आई थिंक मुझे ईयर तो नहीं पता है, बट किसी एग्जाम में जो है इस तरह के कंस्ट्रक्शन पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर इस तरह का भी कंस्ट्रक्शन आपको देता है तो दूसरे वाले पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। समझ में आ गया? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोएट्स मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशन, हु मेड दिस स्टेटमेंट। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर जो है इंटरनेशनल जो है पोएट्स की अगर मीटिंग होती है तो इंग्लिश नेशन को जो है मिल्टन और शेक्सपियर रिप्रेजेंट करेंगे। ये स्टेटमेंट किसने बोला है, तो ये बोला है मार्क पैटिसन ने। ठीक है, इसको आपको याद कैसे करना है, देखो पैट का मतलब होता है किसी को किसी के पीठ पर थपकी लगा करके उसको अप्रिसिएट करना। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो है पैटिसन क्या कर रहे हैं, मिल्टन और शेक्सपियर को अप्रिसिएट ही तो कर रहे हैं। जब इंग्लिश इंटरनेशनल पोएट्स की जो है अगर गैदरिंग होती है तो इंग्लिश नेशन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, मिल्टन और शेक्सपियर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे पैटिसन जो है विलियम शेक्सपियर और जो है जॉन मिल्टन को अप्रिसिएट कर रहे हैं, तो यानी पैट कर रहे हैं, तो पैट से आपको पैटिसन को एसोसिएट कर लेना है। तो ये स्टेटमेंट किसने बोला है, मार्क पैटिसन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड नोन एज द कैरोलिन एज। कैरोलिन एज का मतलब चार्ल्स फर्स्ट का टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, यानी 1625 से 1649। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो है 1558 से 1603 का जो टाइम पीरियड है वो है एलिजाबेथन पीरियड। एलिजाबेथन पीरियड है, ये आपको याद रखना है। 1603 से 1603 से 1625 का जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं, जैकोबियन एज। जैकोबियन एज कहते हैं, और इसमें जो है जेम्स फर्स्ट, ठीक है, किंग रहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और 1660 से 1700 का जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं रेस्टोरेशन एज। ठीक है, रेस्टोरेशन एज इसको कहते हैं। इसमें जो है चार्ल्स सेकंड को फ्रांस से बुलाकर इंग्लैंड का इनको किंग बनाया जाता है। तो इस पीरियड को जो है हम क्या कहते हैं, रेस्टोरेशन एज। और एक टाइम पीरियड आपको और याद रखना है, देखो जब चार्ल्स फर्स्ट को जो है एक्सक्यूट किया जाता है 1649 में, यानी 1649 से लेकर के 1660 तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं, एज ऑफ कॉमनवेल्थ। एज ऑफ कॉमन
वेल्थ, ये आपको याद रखना है। इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम बोलते हैं प्यूरिटन एंटेरेगनम, ठीक है? एंटेरेगनम बोलते हैं। और एंटेरेगनम का मतलब होता है जब किसी देश में ऑफिशियल किंग नहीं होते हैं तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, एंटेरेगनम। और इसको जो है प्यूरिटन एंटेरेगनम भी कहते हैं या फिर एज ऑफ कॉमनवेल्थ। तो याद रखना ये जो टाइम पीरियड है 1649 से 1660 के बीच में जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एज ऑफ कॉमनवेल्थ। तो ये सारे जो है टाइम पीरियड है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। द रेडिकुलस मिसयूज ऑफ वर्ड इज मैलप्रोपिज्म, ठीक है? तो देखो किसी भी वर्ड का रेडिकुलस जो मिसयूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैलप्रोपिज्म। और ये टर्म कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है मिसेस मैलप्रॉप से लिया गया है। और ये कैरेक्टर कौन से प्ले में आती है, तो ध्यान रखना सेरिडांस के जो है द राइवल्स में आती है। और ये प्ले जो है कब आती है, तो ध्यान रखना 17 जैन 1775 में आती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये जो है प्ले कब आती है, 17 जनवरी 1775 में आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। डिकेंस की जो है हार्ड टाइम वन ऑफ द इनकी एक नॉवेल्स है, ये आपको याद रखना है। शैली का एडोनिस एक पास्टोरल पोएम है, स्पेंसरियन स्टिंजा में लिखी गई, ये जो है एक एलिजी है। और ये ध्यान रखना है आपको। में जो है इनकी जो है लिरिकल बैलेट वो जो है कब पब्लिश होती है, ध्यान रखना 1798 में। और इसमें कुल कितने पोएम्स होते हैं, 23 पोएम्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके अलावा जो है इसमें 19 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखे जाते हैं और 4 पोएम किसके द्वारा लिखा जाता है, तो ये आपको बताना है, ये लिखा जाता है एस टी कॉलरेज के द्वारा, ये आपको याद रखना है। लिरिकल बैलेट की 4 एडिशंस आती हैं, वो भी आपको याद रखना है। पहला जो है इनकी एडिशन कब आती है, 1798 में लिरिकल बैलेट की। दूसरी एडिशन कब आती है, 1800 में आती है। और इसमें इन्होंने जो है इसमें प्रीफेस को ऐड करते हैं, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड आती है, ये आपको याद रखना है। और प्रीफेस में जो है ध्यान रखना विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने क्रिटिकल व्यूज दिए हैं, इसी में इन्होंने जो है पोएट्री की डेफिनेशन दिया है, इसी में इन्होंने बोला है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड पोएट्री। तो याद रखना प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड, ये सेकेंड एडिशन होती है और ये कब आती है, 1800 में आती है। थर्ड एडिशन कब आती है, 1802 में आती है। और प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट तो रहता है और बाद में इसमें अपेंडिक्स भी जोड़ दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और फोर्थ एडिशन कब आती है, ध्यान रखना फोर्थ एडिशन कब आती है, 1805 में आती है। इतने सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। देखो लिरिकल बैलेट की जो फर्स्ट पोएम होती है वो एस टी कॉलरेज की राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर होती है। और इसकी जो लास्ट पोएम होती है वो ध्यान रखना विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे होती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन जो है 1637 में एक पोएम कंपोज करते हैं लिसिडास, और ये एक मोनोडी है, ठीक है? और ये जो है किसके डेथ पर लिखी जाती है, ध्यान रखना एडवर्ड किंग के डेथ पर लिखी जाती है। और इनकी आयरिश सी में डूबने से मृत्यु हो जाती है। तो आपको बताना है ये जो है इनकी लास्ट हार्टन पोएम है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ध्यान रखना लिसिडास एक पास्टोरल पोएम है, पास्टोरल पोएम है मिल्टन की, और स्पेंसरियन स्टिंजा में लिखी गई ये पोएम है। और इसमें लेसिडास में जो है जॉन मिल्टन ने अपने पोएटिक व्यूज भी दिए हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉस्ट लीडर इज द टाइटल गिवन बाय ब्राउनिंग टू। तो देखो ब्राउनिंग ने जो है लॉस्ट लीडर ये टाइटल किसको दिया है, तो दिया है विलियम वर्ड्सवर्थ को, ये आपको याद रखना है। देखो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है एक रोमांटिक एज के बहुत बड़े राइटर थे। और इनके जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के बहुत बड़े एडमायरर रॉबर्ट ब्राउनिंग रहते हैं। और इवन जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग विलियम वर्ड्सवर्थ को फॉलो भी करते थे कि जो है बिना किसी इन्फ्लुएंस के ये अपनी जो पोएट्री लिखते थे और काज ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए जो स्ट्रगल करते थे, इन सब से जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग बहुत ज़्यादा इनसे इन्फ्लुएंस्ड था। लेकिन रॉबर्ट ब्राउनिंग को तब बहुत दुख होता है जब ये पोएट लॉरेट बन जाते हैं 1843 में, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ब्राउनिंग ने जो है विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है और लॉस्ट लीडर कह के कि इन्होंने जो है अपनी ही आइडियोलॉजी को छोड़ दिया, ठीक है? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है यहाँ पे जो है विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और ये ध्यान रखना लॉस्ट लीडर ये जो है 1845 में पब्लिश किया जाता है, ध्यान रखना। और ये पब्लिश किया जाता है ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स में, ठीक है? ड्रामेटिक रोमांस, ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स में इसको पब्लिश कराया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? और पोएट लॉरेट
और विलियम वर्ड्सवर्थ कब बनते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ये इनको पोएट लॉरेट बनाया जाता है 1843 में। और ये किसके बाद पोएट लॉरेट बनते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, रॉबर्ट साउदी के बाद। रॉबर्ट साउदी जो है पोएट लॉरेट कब से कब तक थे, तो याद रखना, रॉबर्ट साउदी जो पोएट लॉरेट थे 1830 से लेकर के 1843 तक थे, और विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 से लेकर 1850 तक ये पोएट लॉरेट थे। ये भी आपको याद रखना है। व्हाट डज मीन बाय फेलेनी, फेलेनी का मतलब आपको बताना है। तो फेलेनी का मतलब होता है अ सीरियस क्राइम एज मर्डर और आर्सन। ठीक है, एक सीरियस क्राइम होता है कि जैसे किसी का मर्डर करना, आगजनी करना, इसको हम क्या बोलते हैं, फेलेनी। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, देखो विलियम शेक्सपियर ने 154 सॉनेट्स लिखा है, और इन्होंने अपने सॉनेट को जो है या तो डार्क लेडी को एड्रेस किया है या डब्ल्यू एच को एड्रेस किया है। और डार्क लेडी को जो है क्रिटिक्स ने किसके रूप में आइडेंटिफाई किया है, तो ध्यान रखना, इनको आइडेंटिफाई किया गया है मेरी फिटान के रूप में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। ध्यान रखना, विलियम शेक्सपियर ने जो है 154 सॉनेट लिखे हैं। 1 से लेकर 126 तक इन्होंने किसको एड्रेस किया है, डब्ल्यू एच को एड्रेस किया है। और डब्ल्यू एच को जो है आइडेंटिफाई किया गया है विलियम हर्बर्ट या हेनरी वर्सले के रूप में। ध्यान रखना, दोनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, या तो ये विलियम हर्बर्ट हैं या फिर ये हेनरी वर्सले हैं। और उसके बाद जो है ध्यान रखना, 127 से लेकर के 152 तक जो है, यानी 26 सोनेट इन्होंने किसको एड्रेस किया, डार्क लेडी को। और डार्क लेडी को किसके रूप में आइडेंटिफाई किया गया है, मेरी फिटॉन के रूप में। और लास्ट जो सोनेट है यानी 153 और 154, ये सोनेट इन्होंने लव गॉड क्यूपिड को एड्रेस किया है। ये आपको ध्यान रखना है। शेक्सपियरियन जो सोनेट है 3 क्वार्टरिन और 1 कपुलेट के फॉर्म में लिखी गई ये सोनेट है, ये आपको याद रखना है। और इनकी जो राइमिंग स्कीम है ये भी आपको याद रखना है, ए बी सी डी सी डी ई एफ और लास्ट में जी जी। इसको आपको याद कैसे रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो विलियम शेक्सपियर एक बहुत यूनिक राइटर थे, और इन्होंने जितने सारे आप ड्रामा देखो, कोई की एक स्टोरी दूसरे ड्रामा से बिल्कुल नहीं मैच खाती है। ठीक है, ये बहुत ही बड़े रेनेसांस एज के प्ले राइट थे। तो इसी तरह से आपको ये याद रखना है कि इनकी जो है राइमिंग स्कीम भी जो है अ, हर एक क्वाड्रेंट की जो है दूसरे क्वाड्रेंट से मैच नहीं करेगी। तो ए बी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की राइमिंग स्कीम है, सी डी देख रहे हो, पहले वाले राइमिंग जो पहले वाले क्वाड्रेंट से राइमिंग स्कीम है बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। यहाँ से बिल्कुल नया से स्टार्ट हो रहा है सी डी, और थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से देखो बिल्कुल नया से स्टार्ट हो रहा है ई एफ, और लास्ट में जी जी। इस तरह से आपको याद कर लेना है। तो ये 3 क्वाड्रेंट 1 कपलेट ये मॉडल में लिखी गई ये सोनेट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा। देखो विलियम शेक्सपियर की 154 सोनेट को जो है एक साथ जो है कंपाइल करके बुक फॉर्म में पब्लिश कराने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, थॉमस थॉर्प को जाता है। थॉमस थॉर्प को जाता है, ये ध्यान रखना। और इसको इन्होंने 1609 में पब्लिश करवाया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वुमेन डॉक्टर। वुमेन डॉक्टर का जो है प्लूरल फॉर्म क्या होगा, तो ध्यान रखना ये कंपाउंड नाउन है, और इसमें जो है दोनों पार्ट को आपको प्लूरल बनाना होगा। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से जो है मैन सर्वेंट, ठीक है, मैन सर्वेंट, ये जो है एलटीजीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका प्लूरल होगा मेन सर्वेंट्स। ठीक है, इसी तरीके से वुमेन टीचर तो वुमेन टीचर्स हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है वो भी आपको याद रखना है। ध्यान रखना, मैन और वुमेन के साथ जो है अगर लवर या हेटर ये आता है, तो ध्यान रखना लास्ट में एस लगता है। याद रखना है, लवर और हेटर अगर आएगा तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में एस को ऐड करना है। जैसे मैन लवर्स, ठीक है, मैन लवर्स और मैन हेटर्स, वुमेन लवर्स और वुमेन हेटर्स। अदरवाइज जो है अगर किसी प्रोफेशन के रूप में आता है, तो ध्यान रखना इसमें दोनों पार्ट को आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनेट इज अ वर्ड टेकन फ्रॉम। तो देखो सोनेट जो है एक इटालियन वर्ड है, और ये सोनेटो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है साउंड। रखना, और सोनेट से
कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। देखो, सोनेट जो है 14 लाइन्स की आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई लाइन होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका ओरिजिन जो है इटली और इसके ओरिजिनेटर कौन है? गियोक्मो डी लेंटेनी है, ये आपको याद रखना। गियोक्मो डा लेंटेनी है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है इसको पॉपुलराइज करने का क्रेडिट किसको जाता है? ये जाता है पेट्रार्क, ये भी आपको याद रखना है, पेट्रार्क को जाता है। पेट्रार्क ने जो सोनेट लिखा है वो ऑक्टेव और सिस्टेट के फॉर्म में लिखा है और इनके ही नाम से जो है इनके मॉडल को पेट्रार्कन मॉडल कहा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है इन्होंने जो सोनेट लिखा है वो ऑक्टेव और सिस्टेट के फॉर्म में लिखा है। ऑक्टेव में 8 लाइन्स होती है और सिस्टेट में कितनी लाइन होती है? 6 लाइन होती है, ये भी आपको याद रखना है। ऑक्टेव की जो राइमिंग स्कीम होती है एबीबीए होती है और सिस्टेट की जो राइमिंग स्कीम होती है वो सीडीसी या कई बार सीडीई या कई बार सीडीसी डीसीडी ऐसे भी हो सकती है। इसके बाद जो है ध्यान रखना, सोनेट को इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ये किया था थॉमस व्याट ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। थॉमस व्याट ने जो है इंग्लैंड में इसको इंट्रोड्यूस किए थे। इसके बाद जो है आपको 2 और मॉडल याद रखना है, शेक्सपियरियन सोनेट और स्पेंसरियन सोनेट। देखो, शेक्सपियरियन सोनेट हो या फिर जो है स्पेंसरियन सोनेट हो, ये दोनों ध्यान रखना 3 क्वार्टरन और 1 कपुलेट के फॉर्म में लिखा जाता है ये सोनेट, ये आपको याद रखना है। शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग्स की मैंने आपको बता दिया था, ए बी, ठीक है। उसके बाद सी डी और ई एफ और लास्ट में जी होता है। और स्पेंसरियन सोनेट की जो राइमिंग स्कीम होती है ध्यान रखना वो क्या होता है? ए बी सी डी और लास्ट में क्या होता है? ई, ये आपको ध्यान रखना है। स्पेंसरियन सोनेट जो है थोड़ा सा क्या होता है, पहले जो क्वार्टरिन में जो राइमिंग स्कीम आती है, दूसरे क्वार्टरिन में जो राइमिंग स्कीम आती है वो थोड़ा-सा क्या हो जाती है, वो मैच कर जाती है। जैसे ए बी है, तो फिर बी यहाँ पे दूसरे क्वार्टरिन में भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ जो है शेक्सपियरियन सोनेट में नहीं मिलेगा। जो पहले क्वार्टरिन में जो राइमिंग स्कीम होती है, दूसरे क्वार्टरिन में जो राइमिंग स्कीम होगी वो बिल्कुल अलग होगी। तो इस तरह से आपको याद रखना है। इतने सारे फैक्ट से आपको सोनेट से क्वेश्चन मिलेंगे, ये आपको अच्छे से तैयार रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सटायर? इसमें कौन सटायर नहीं है ये आपको बताना है। तो ये यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। मिल्टन का जो पैराडाइज लास्ट है वो सटायर नहीं है, ये एक्चुअली एक एपिक पोएम है। इसके अलावा जो है पोप्स का द रेप ऑफ द लॉक, ये एक पॉलिटिकल सटायर है, ये आपको ध्यान रखना। 1712 में ये जो है 2 कैंटोस में आती है और इसके अलावा जो है ये फिर से रिपब्लिश होती है 1714 में, फिर ये 5 कैंटोस में आती है, ये आपको याद रखना है। और फिर से जो है ये 1717 में फाइनली ये पब्लिश होती है। इसमें 5 कैंटोस तो रहते ही हैं और साथ में जो है क्लैरिसा का स्पीच भी इसमें ऐड कर लिया जाता है। एलटीजेसी में रेप ऑफ द लॉक हम लोगों को पढ़ना है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको तैयार रखना है। जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म, ये ध्यान रखना 17 अगस्त 1945 में ये पब्लिश होती है। ये एक पॉलिटिकल नॉवेला है। और इसके अलावा ये भी आपको ध्यान रखना है, एनिमल फार्म ये जो है फेबल और इसके अलावा जो है एलिगरी का एग्जाम्पल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको भी आपको याद रखना है। देखो, बटलर का जो है द वे ऑफ ऑल फ्लेश, ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है और ये जो नॉवेल है विक्टोरियन एज के हिपोक्रेसी पर सटायर किया गया है इस नॉवेल के थ्रू, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो सटायर इसमें से कौन सा पोएम नहीं है, ये जो है मिल्टन का पैराडाइज लास्ट, ये 12 कैंटोस में लिखी गई एक एपिक है। वन हु इज फॉन्ड ऑफ कंपनी, जो मित्र बनाने का शौकीन हो या दोस्त बनाने का शौकीन हो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेगेरियस। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पॉली पॉलीग्लॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना। पॉलीग्लॉट ऐसे व्यक्ति को कहेंगे वन हु कैन स्पीक रीड एंड राइट सेवरल लैंग्वेजेस, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीग्लॉट। एक वर्ड और आपको याद रखना है, लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब होता है वन हु इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द साइंस ऑफ लैंग्वेज, जो साइंस ऑफ लैंग्वेज में बहुत इंटरेस्टेड हो उसको हम लिंग्विस्ट बोलते हैं। और जो व्यक्ति लिख सकता है, बोल सकता है और इवन जो है पढ़ सकता है बहुत सारी लैंग्वेजेस को, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट। इसके अलावा जो है परवेनु, परवेनु का मतलब होता है न्यूली रिच पीपल को हम क्या बोलेंगे? न्यूली रिच पर्सन को हम क्या बोलेंगे? परवेनु। जो अभी अभी धनाढ़ व्यक्ति हुआ हो उसको हम क्या बोलेंगे? परवेनु। नॉस्टैल्जिया का मतलब होगा लॉन्गिंग फॉर होम।
ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे गृहातुरता। ठीक है, गृहातुरता यानी जो घर को जो है ज्यादा मिस करे उसको हम क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिया। तो याद रखना, ये सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे वेंट टू आगरा विद व्यू। देखो व्यू के साथ हमेशा क्या आएगा, टू। और अगर कोई प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद जो है सिर्फ आपके पास तीन ही ऑप्शन है, या तो टू के बाद यानी प्रपोजिशन के बाद कोई नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। अगर आप वर्ब लाते हो तो वर्ब में आपको आईएनजी भी ऐड करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि व्यू के बाद आपको टू लगाना पड़ेगा और टू के बाद आपको अगर वर्ब लगाना है तो वर्ब में आपको आईएनजी भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। They went to Agra with a view to seeing the Taj Mahal। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट विश टू मीट यू, वाई आर यू लुकिंग फॉरवर्ड। देखो फॉरवर्ड के बाद भी जो है हम प्रपोजिशन टू का यूज करते हैं, और फिर से वही कंडीशन है, टू के बाद अगर आप वर्ब लगा रहे हो तो वर्ब में आपको आईएनजी भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई डोंट विश टू मीट यू, वाई आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग में। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइबल टू मेक मिस्टेक। तो इसके लिए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान रखना, लाइबल टू मेक मिस्टेक के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा फॉलिएबल। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। ठीक है, ब्लंडर का मतलब होता है वन हु मेक या वन हु कमिट लॉट्स ऑफ बिग मिस्टेक, उसको हम बोलते हैं ब्लंडरर। और मिस्टेकन ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान रखना एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट या रॉन्ग, ये आपको याद रखना है। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसे टाला ना जा सके। ठीक है, जिसे टाला ना जा सके उसको हम क्या बोलेंगे, इनएविटेबल, यानी दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। समझ में आया, उसको हम क्या बोलते हैं, इनएविटेबल। तो ध्यान रखना, लाइबल टू मेक मिस्टेक के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फॉलिएबल। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ। ठीक है ना, शपथ लेकर के जो है झूठी गवाही देना जो है एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पर्जरी। ऑप्शन यहाँ पे होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। सर्जरी का मतलब होता है शल्य चिकित्सा, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध या हिंसा, और एकॉम्प्लिस का मतलब होता है वन हु हेल्प्स इन क्राइम, उसको हम क्या बोलते हैं, एकॉम्प्लिस। आसान शब्द है लेकिन कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अ मैन हु इज वुमेनिस इन हिज नेचर। ध्यान रखना, कोई अगर आदमी वुमेनिस नेचर हो, ठीक है, उसमें स्त्रियोचित गुण हो, उसका चाल चलन, उसका व्यवहार जो है औरतों जैसा हो, तो उसके लिए जो है खास वर्ड का यूज होता है इफेमिनेट। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और वुमेनली जो है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है, जो स्त्रियोचित जिसमें गुण हो। और इसके अलावा जो है फीबल, फीबल का मतलब होता है कमजोर। ठीक है, कमजोर और या फिर वीक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ पोएम एल्जेइक स्टेंजा। पूछा जा रहा है वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है एल्जेइक स्टेंजा, और इसका सोर्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहाँ से लिया है, तो ध्यान रखना इसका सोर्स इन्होंने एक पेंटिंग से लिया है, और ये पेंटिंग है पील कासल इन स्टोन। और ये पेंटिंग किसने पेंट किया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये पेंटिंग पेंट किए हैं सर जॉर्ज बेमाउंट, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। एल्जेइक स्टेंजा, इसका जो सब टाइटिल है ध्यान रखना पील कासल, और इसका एक और सब टाइटिल है द पोएट एंड द नेचर, द पोएट एंड द नेचर, ये आपको याद रखना है। और ये पोएम जो है 1805 में लिखी जाती है, और इसको जो है पब्लिश कराया जाता है पोएम्स इन टू वॉल्यूम 1807 में। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे कुछ फैक्ट आपको याद रखना है। देखो नो सुनर के साथ जो है दो वर्ड और आपको याद रखना है। दो वर्ड है हार्डली और स्कार्सली। ठीक है, हार्डली और स्कार्सली। देखो इसमें आपको याद रखना है, देखो हार्डली, स्कार्सली और नो सोनर, ये तीन जो शब्द हैं, ये तीनों के तीनों शब्द जो हैं अपने साथ इन्वर्जन लेते हैं, यानी अगर ये शब्द आ रहे हैं तो इनके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इनके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। दूसरा जो है आपको ये बात ध्यान रखना है कि नो सुनर के साथ जो है कंजंक्शन किसका यूज करते हैं, दैन का यूज करते हैं। और हार्डली और स्कार्सली के साथ ध्यान रखना, हार्डली और हार्डली और स्कार्सली के साथ कौन से कंजंक्शन का यूज करते हैं, हार्डली और स्कार्सली के साथ हम कौन से कंजंक्शन का यूज करते हैं, व्हेन का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है,
ये दो दो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं कि नो सूनर हो, हार्डली और स्कार्सली हो। पहली बात तो इन्वर्जन का इनके साथ रूल लगता है, यानी इनके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आएगा, और हार्डली स्कार्सली के साथ जो कंजंक्शन आता है व्हेन आता है, और नो सूनर के साथ जो है कंजंक्शन जो आता है दैन आता है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन बी, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन द बॉयज स्टूड अप। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। दैन यहाँ पे ध्यान रखना कंजंक्शन है, और एक वर्ड है देन, ये जो है एडवर्ब होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ इज कंसीडर्ड द हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री बाय एमर्सन। ठीक है, एमर्सन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन से पोएम को हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री बोलते हैं? तो ध्यान रखना ये पोएम है द इमॉर्टैलिटी ओड। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, और ये ध्यान रखना ये 11 स्टेंजा में लिखी गई पोएम है, ये ध्यान रखना। और इसको इन्होंने 1803, ध्यान रखना 1803 में इसको इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, और 1806 में इसको इन्होंने कंप्लीट किया था। और इसके अलावा आपको ये याद रखना इसको पोएम्स इन 2 वॉल्यूम 1807 में इसको पब्लिश कराया गया था, ये भी आपको याद रखना है। टिंटर नैबे ये जो है ध्यान रखना ये 1798 में लिखी जाती है, और सेम ईयर लिरिकल बैलेड में इसको पब्लिश कराया जाता है। प्रिलूड के बारे में हम लोगों ने अच्छे से इसके पहले भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। लीच गैदरर इसका जो है सब टाइटल है, ध्यान रखना रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये आपको याद रखना है। और ये पोएम ध्यान रखना लीच गैदरर जो है ये पोएम जो है 1802 में लिखी जाती है, और 1807 में इसको पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश कराया जाता है। और ये ध्यान रखना इसमें 20 स्टेंजास की ये पोएम है, और राइम रॉयल में लिखी गई है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिटरी रीपर वॉज कंपोज्ड आफ्टर द टूर ऑफ स्कॉटलैंड इन 1805, और इसको पब्लिश कब कराया जाता है? तो 1807 में पब्लिश कराया जाता है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये आपको याद रखना है जो ये सॉलिटरी गर्ल रहती है वो किस लैंग्वेज में अपने गीत को गाती है? तो याद रखना वो गाती है गैलिक। किस लैंग्वेज में? गैलिक। और गैलिक जो है एक स्कॉटिश लैंग्वेज है, ये आपको याद रखना है, स्कॉटिश लैंग्वेज है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड गासवर्दी गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? तो ध्यान रखना जॉन गासवर्दी को नोबेल प्राइज कब मिलता है? 1932 में मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। और इसको जॉन गासवर्दी को ये नोबेल प्राइज किस लिए मिलता है? तो ध्यान रखना फॉर साइड सागा के लिए मिलता है। किसके लिए मिलता है? फॉर फार साइड सागा के लिए मिलता है। और ये जो है इनकी ट्रायोलॉजी होती है, और ये कब पब्लिश होती है ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पब्लिश होती है 1922 में। और इसमें जो है ये चूंकि ट्रायोलॉजी होती है इसमें 3 नॉवेल्स रहते हैं और 2 इंटरल्यूड रहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। 3 नॉवेल्स कौन कौन से रहते हैं? इसमें देखो मैन ऑफ द प्रॉपर्टी, इन चांसरी और टू लेट, इसमें जो है 3 नॉवेल्स रहते हैं। इंडियन समर ऑफ फार साइड सागा और अवेकनिंग 2 इसमें इंटरल्यूड रहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। 1923 में जो है नोबेल प्राइज मिला है, ध्यान रखना डब्ल्यू बी ईट्स को, डब्ल्यू बी ईट्स को इनको नोबेल प्राइज मिला है इनके लिटरेरी कंट्रीब्यूशन के लिए। 1925 में जीवी साव को नोबेल प्राइज मिला है इनके वर्क जो है सेंट जॉन्स के लिए। और इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक ऐसे राइटर हैं जिनको नोबेल प्राइज तो मिला है, साथ साथ में इनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला है, ये भी आपको याद रखना है। और इनको ऑस्कर अवार्ड 1939 में मिलता है, और इनके वर्क पिग्मेलियन के लिए मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। और 1948 में जो है नोबेल प्राइज किसको मिलता है? ये मिलता है टी.एस. इलियट को। और किस लिए मिलता है? कौन से वर्क के लिए मिलता है? तो ध्यान रखना वेस्टलैंड के लिए मिलता है, वेस्टलैंड के लिए मिलता है। और वेस्टलैंड कब पब्लिश होती है? 1922 में पब्लिश होती है। और ये इसमें कितने बुक्स होते हैं? 5 इसमें पार्ट्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और द बरियल ऑफ डेथ, उसके बाद जो है गेम ऑफ चेस, फायर सरमन, उसके अलावा जो है डेथ बाय वाटर एंड व्हाट द थंडर सेड, ये 5 इसके पार्ट हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और वेस्टलैंड को जो है टी.एस. इलियट किसको डेडिकेट किए हैं? तो ये भी आपको याद रखना है एजरा पाउंड को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि जो है प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट आर नोन एज, तो उनको किस रूप में जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो यूनिवर्सिटी विट्स के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो है यूनिवर्सिटी वीट्स की संख्या कितनी है? तो ये 7 है, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से ऐसे यूनिवर्सिटी वीट हैं
जिनको जो किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं किए हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। ये है थॉमस कीट। कौन है वो? थॉमस कीट, ये आपको याद रखना है, थॉमस कीट। इसके अलावा ध्यान रखना, 3 इसमें यूनिवर्सिटी वीट्स होते हैं जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं, और 3 इसमें जो है यूनिवर्सिटी वीट्स होते हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। तो दोनों को आपको याद रखना है। ध्यान रखना क्रिस्टोफर मार्लो, उसके बाद जो है थॉमस नैस, और उसके बाद जो है रॉबर्ट ग्रीन। ये 3 ऐसे यूनिवर्सिटी वीट्स हैं जिन्होंने जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है। इसके अलावा जो है आपको याद रखना है जॉन लीली, ठीक है, और थॉमस लॉज और जॉर्ज पील। ये 3 ऐसे यूनिवर्सिटी वेट्स हैं जिन्होंने कहाँ से पढ़ाई किया है? ध्यान रखना है, ये इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी आपको याद रखना है, ये जो टर्म है यूनिवर्सिटी वेट्स, किसने क्वाइन किया है? तो याद रखना जॉर्ज सेंट्सबरी ने। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज सेंट्सबरी ने ये टर्म क्वाइन किया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको जो है करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे चूज करना है। तो याद रखना मिस डिमिनर। मिस डिमिनर का मतलब क्या होता है? पहले तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? MISDEMEANOUR। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। मिस डिमिनर का मतलब ऐसे अपराध जो बहुत संगीन ना हो, उसको हम मिस डिमिनर कहेंगे, ठीक है। छोटे मोटे अपराध को हम मिस डिमिनर बोलते हैं। तो स्पेलिंग क्या होगा? MISDEMEANOUR, ठीक है, मिस डिमिनर। कम से कम 4 से 5 बार आप इसको बोल के प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये जो है आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है लेफ्टिनेंट। देखो लेफ्टिनेंट को मैंने कैसे याद किया है, मैंने इसको 3 पार्ट में ब्रेक किया है, जैसे लाई यू टिनेंट, ठीक है। लाई मतलब झूठ बोलना, यू मतलब तुम, टिनेंट मतलब होता है किराएदार, ठीक है ना, किराएदार तुम झूठ बोलते हो। तो इसको आप जब ज्वाइन कर लेंगे तो ये फिर लेफ्टिनेंट बन जाएगा, लाई यू टिनेंट। LIEUTENANT होता है, तो ध्यान रखना LIEUTENANT। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। ध्यान रखना ये जो है सेना का उच्च अधिकारी होता है लेफ्टिनेंट। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का जो मतलब होता है अ पर्सन हु मेक्स मनी बाय स्टार्टिंग बिजनेस, जिसको हिंदी में उद्यमी बोलते हैं। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान रखना, एंटरप्रेन्योर, ENTREPRENEUR। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, ठीक है। ENTREPRENEUR, ठीक है। ये भी आपको 4 से 5 बार बोल के प्रैक्टिस कर लेना है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो करेक्ट स्पेलिंग होगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इनक्रेडिबल। INCREDIBLE। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। अदरवाइज जो यहाँ पे BCD में है, इसमें कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। देखो हेलुसिनेशन में क्या होगा? HALLUCINATI, यहाँ पे डबल एल होगा। हेलुसिनेशन का मतलब होता है मति भ्रम या दृष्टि भ्रम। इसका जो है सिनोनिम होगा इल्यूजन, ये भी आपको याद रखना है। इंडिजिनस का यहाँ पे देखो स्पेलिंग क्या होगा करेक्ट? INDIGEN के बाद O भी होगा। इंडिजिनस का मतलब होता है नेटिव, ठीक है। नेटिव होगा स्वदेशी, जिसको हिंदी में कहेंगे या स्थानीय कहेंगे, तो ये आपको याद रखना है। इसका सिनोनिम हो जाएगा नेटिव, एबोरिजिनल, लोकल, ओरिजिनल। ये सारे जो है सिनोनिम है इंडिजिनस के। और यहाँ पे देखो सेडिशन, यहाँ पे जो स्पेलिंग होगा SE होगा, सेडिशन, ठीक है। सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग था ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, इनक्रेडिबल। यहाँ पे मिस स्पेल्ड वर्ड आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो है कोई ऐसा वर्ड है जो इनकरेक्ट है, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड है वो है रिबेलियन। रिबेलियन में ध्यान रखना REBELL होगा। रिबेलियन का मतलब ध्यान रखना, इसका मतलब होता है राजद्रोह, ठीक है ना। हिंसा द्वारा देश में सत्ता परिवर्तन का जो प्रयास होता है उसको हम बोलते हैं रिबेलियन। कॉन्टेम्प्ट का मतलब घृणा होता है। ट्रीजन का मतलब क्या होता है? ट्रीजन का मतलब भी वही होता है, देश से विश्वासघात या गद्दारी जिसको कहते हैं। और सॉवरेंटी, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसका हिंदी में मतलब होता है संप्रभुता, ठीक है। राष्ट्र की स्वयं अपना शासन चलाने की जो शक्ति होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉवरेंटी, ठीक है। द पावर दैट कंट्री हैज टू कंट्रोल इट्स ओन गवर्नमेंट, इसको हम बोलते हैं सॉवरेंटी। इसका एक सिनोनिम आपको वर्ड याद रखना है, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द दिस बुक इंटरेस्ट मी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। तो देखो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे इंटरेस्ट हो गया, ऐसे हो गया प्लीज्ड, और ऐसे हो गया नो। ये ऐसे शब्द हैं
जिनके साथ जो है प्लीज्ड के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रोपोजिशन विद आता है, चाहे पैसिव वॉइस हो तो भी, और नो के साथ हमेशा टू आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई नो हिम, इसका पैसिव वॉइस होगा ही, ठीक है, ही इज नो टू मी। समझ में आ गया? यहाँ पे बाई नहीं आएगा बट टू आएगा, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही जो है प्लीज्ड के साथ भी हमेशा विद आता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कई बार हम कंफ्यूज सॉरी, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैसिव वॉइस है तो फिर बाई ही आएगा, तो नहीं। ये आपको याद रखना है, इंटरेस्ट के साथ हमेशा इन आता है, और ऐसे ही प्लीज के साथ हमेशा विद आता है, और नो के साथ हमेशा टू आता है। ये तीन आपको शब्द याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डैश फॉर वॉक एवरी डे। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान रखना, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो कोई जनरल ट्रूथ हो, हैबिचुअल एक्शन हो, डेली रूटीन की बात हो, तो उसको हम किस में रखते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। क्योंकि यहाँ पे डेली रूटीन की बात हो रही है, तो इसको हमें किस में रखना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो मेन वर्ब है इसमें ये है ऑप्शन डी, गोज। ठीक है, ही गोज फॉर अ वॉक एवरी डे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डज मीन ऑफ गिव इन। ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब बताना है गिव इन का, तो इसका मतलब होता है सरेंडर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ शी डैश पंक्चुअली ही विल पास द एग्जामिनेशन। तो ध्यान रखना ये फ्यूचर टेंस का कंडीशनल सेंटेंस है, और फ्यूचर टेंस का कंडीशनल सेंटेंस बनाते समय ध्यान रखना जिस वाले पार्ट में कंजंक्शन लगा रहता है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, और दूसरे वाले पार्ट को हम सिंपल फ्यूचर टेंस में रखते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा इफ सी स्टडीज पंक्चुअली ही विल पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। याद रखना है फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस में जिस पार्ट में कंजंक्शन लगा रहेगा उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे, और जो है नेक्स्ट पार्ट को हम किस में रखते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इट नेवर डैश बट पोर्स। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, इट नेवर रेन्स बट पोर्स। तो ध्यान रखना इस तरह के कंस्ट्रक्शन में हम सीधा जो है मेन वर्ब का यूज करते हैं विदाउट हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाए। देखो इस तरह से हम लोगों ने बेस्ट 50 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है, और इसमें आपको बहुत सारे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन सीखने को भी मिला होगा। इस तरह के वीडियोस मेरे कंटिन्यू अपलोड होते रहेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।